हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उत्कर्ष के इस लाइव सेशन में दोस्तों। और आज दोस्तों आप सब पर जो है होली का रंग चढ़ा हुआ है। निश्चित रूप से ये रंग आपके जीवन में भी इसी तरह से चढ़ता जाए और आप उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे दोस्तों, ध्यान रखें। और आप सभी को, सभी मित्रों को उत्कर्ष परिवार की तरफ से होली का राम राम शाय। तो सभी को दोस्तों बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। ये होली आपके लिए बहुत ही मंगलमय रहे। आज रामा श्यामा, अपने गांव में कहते हैं रामा श्यामा है भाई आज, तो रामा श्यामा की सकलान शुभकामना। और दोस्तों आज का सेशन जो है अपन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी मित्र ध्यान रखें इस शानदार क्वेश्चन के साथ में। तो पहला सवाल आपके सामने आ गया है, ये रहा कि किस वर्ष स्वतंत्र भारत ने अपना प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक में स्वर्ण पदक पहली बार आजादी के बाद की बात हो रही है। 2008 में, 1948 में, 1972 ईस्वी में या 1960 ईस्वी में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो ओलंपिक है, ओलंपिक का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है वो कब बनी थी। ये बनी थी 1894 ईस्वी में। ओके। और ध्यान रखो कि आधुनिक ओलंपिक खेल जो है ये कब प्रारंभ हुए थे। ये हुए थे 1896 ईस्वी में ओलंपिक। और यहां आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुनी गई भारत की प्रथम महिला कौन है, तो वो है नीता अंबानी। ध्यान रखना है, नीता अंबानी है बिल्कुल। फिर प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता के बाद पहला कप जीता था 1948 ईस्वी में, वो भी किस खेल में, हॉकी में दोस्तों। और किसको हरा करके, मजा तो इसी बात का आया था, इंग्लैंड को हरा करके जीता था हमने हॉकी में पहला गोल्ड। ध्यान रखो आजादी के बाद। इससे पहले अंग्रेजों के अधीन भी जीते थे अपन ने। अगर प्रश्न आ जाता है कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल कब जीता था, तो 2008 ईस्वी में जीता था। किसने जीता था, अभिनव बिंद्रा ने जीता था। और किस खेल में, शूटिंग। ध्यान रखो आप लोग। इसके बाद में दूसरा नाम किसका आता है, दूसरा नाम आता है नीरज चोपड़ा का, जिसने गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा। ध्यान रखो आप लोग, जिन्होंने जीता था टोक्यो ओलंपिक में। किस खेल में जीता, तो दोस्तों ये जीता था भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में जीता था। ध्यान रखेंगे आप लोग कि 7 अगस्त को यह अवार्ड जीता था, इसीलिए 7 अगस्त का दिन जो है वो मोदी सरकार के द्वारा भाला फेंक दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया है भाई। भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब प्रश्न आता है कि ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है, तो वो दोस्तों ध्यान रखो पीवी सिंधु। और 2 पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी सुशील कुमार, कुश्ती। ओके। ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन हुए थे, तो वो हुए थे केडी जाधव जो है ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी। जबकि अगर प्रश्न आ जाए ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी भारत की, तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी, जिसे द आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। आयरन लेडी इंदिरा गांधी है, लेकिन द आयरन लेडी कर्णम मल्लेश्वरी है। ध्यान रखो आप लोग। वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन। तो यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत ने अब तक 2 ही गोल्ड जीते हैं, जबकि भारत ने अब तक कुल गोल्ड कितने जीते हैं, 10 जीत लिए हैं। यह आपको ध्यान रखना है। 8 हॉकी में जीते हैं। डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है भाई, फुटबॉल से है, रग्बी फुटबॉल से है, तैराकी से है या क्रिकेट से, तो तैराकी। ध्यान रखो तैराकी में क्या होता है कि जब कोई तैरने के बाद में ध्यान रखना पानी के अंदर जो, ध्यान रखना वो अपना जो कट मारता है, ध्यान रखो आप लोग, घूमता है। और उस घूमने के बाद में अपनी जो वो सीधी दिशा में सीधा जो आगे बढ़ता है, उस प्रक्रिया को ध्यान रखेंगे आप लोग। तैराकी में क्या बोलते हैं, डॉल्फिन किक कहा जाता है। डॉल्फिन मछली है ना। तो यहां आपका तैराकी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तैराकी में अगर दोस्तों सबसे बड़ा नाम कोई आता है, तो वो नाम आता है माइकल फेल्प्स, जो किस देश के हैं, यह है अमेरिका के, जिन्हें उपनाम के रूप में गोल्डन शार्क कहा जाता है।
गोल्डन शार्क। आज तक ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने वाली, यानी 23 गोल्ड मेडल अकेले ने जीते हैं, याद रखो 23 गोल्ड मेडल अकेले व्यक्ति जीते। कौन है? माइकल फेल्प्स। किस देश के हैं? अमेरिका के खिलाड़ी है। और साथ में ध्यान रखना, फुटबॉल विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। रग्बी फुटबॉल कई बार पूछते हैं, स्विट्जरलैंड का है। 15 खिलाड़ी सर्वाधिक खिलाड़ियों वाला होता है, ध्यान रखो आप लोग। और क्रिकेट ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है, जिसमें खिलाड़ी भाग लेते हैं कितने? 11। तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो गया है सी, 13 की राइट आंसर है। और ये देखो आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा होगा किस तरह से जो तैराकी में तैरना किस चीज को होता है, जो किक शब्द है उसकी परिभाषा और सचित्र आपको बता रहा हूं। ध्यान रखो आप लोग, तैरना किस किस को आता है? तैरना बहुत जरूरी है भाई, तैरना जरूर सीखे आप लोग, ठीक है ना। हाँ, मुझे तो खुद बहुत डर लगता है, लेकिन आपको बता दूं बहुत काम की चीज है ये। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है भाई? लक्षद्वीप, ध्यान रखो आप लोग, अभी चर्चा का विषय है मेन रूप से। जिस दिन से मोदी जी वहां पर कुर्सी लगा करके बैठे थे ना, लक्षद्वीप पर कुर्सी लगा के बैठे, मालदीव डूब गया। देखो कितना दुर्भाग्य की बात है। लक्षद्वीप जिसकी राजधानी है कवारती, कवारती। ध्यान रखो, तो यहां पर आपको कोलकली नृत्य जो है, यहां के पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती भाई, पुरुष प्रधान नृत्य है लक्षद्वीप का। कौन सा? कोलकली नृत्य। कथक नृत्य, तो कथक मैं आपको कई बार बता चुका हूं, यह उत्तरी भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य वो कौन सा है? तो वो कथक नृत्य है। इसके बाद ध्यान रखो, जो कुचिपुड़ी है, ये दोस्तों है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है। फिर आता है कि कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन से हैं? तो कथक नृत्य के हैं बिरजू बाबा, बिरजू महाराज, भानुजी महाराज, भानुजी महाराज और लच्छू महाराज। बाबू भैया, लच्छू महाराज, हे महाराज जय हो। तो इन सब के द्वारा कहाँ का प्रसिद्ध है कथक? तो कथक प्रसिद्ध है दोस्तों, एक तो अपने राजस्थान का, जहां पर इसका आदिम घराना जयपुर है, और एक लखनऊ उत्तर प्रदेश का नवीन घराना है। तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है आपके कथक। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कोलकली कहाँ का है? कोलकली भाई लक्षद्वीप का है, कवारती जहाँ की राजधानी है। पुरुष प्रधान नृत्य है, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आने दीजिए उत्तर। किस वर्ष में यूनेस्को ने योग को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया भाई? योग जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया था, यह आपको बताना है। योग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल 2016 ईस्वी में। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग दिवस कब मनाते हैं भाई? 21 जून को मनाया जाता है। और 2016 ईस्वी में, और लास्ट टाइम ध्यान रखो 2021 ईस्वी में, जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची जो है वो दुर्गा पूजा को, ध्यान रखो आप लोग। दुर्गा पूजा कहाँ की प्रसिद्ध है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। दुर्गाष्टमी के दिन पश्चिम बंगाल को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है यूनेस्को। ध्यान रखो, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में है, पेरिस इन फ्रांस। ध्यान रखोगे आप लोग, पेरिस फ्रांस, सीन नदी के किनारे बसा हुआ विश्व का सबसे सुंदर नगर है भाई ये। तो 2016 ईस्वी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन, आर्द्र भूमियों पर हुए सम्मेलन रामसर सम्मेलन को भारत में किस वर्ष प्रभावी किया गया था? ध्यान रखो भाई आप लोग, भारत में किस वर्ष प्रभावी? ये कहां हुआ था? ये सम्मेलन हुआ था ईरान में भाई, ध्यान रखो आप लोग, कहां हुआ था? ईरान में। इसका मतलब क्या था? जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है उनको चिन्हित करना भाई, ध्यान रखो आप लोग। जैसे अपने सांबर है, ठीक है, आपके
अन्य जो, जैसे मैं आपसे बात करूं कि भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की चिल्का झील ओडिशा है, इनको जो है, इन ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करना। और वर्तमान में भारत में कुल कितने हैं? वर्तमान में दोस्तों भारत में कुल हो गए 75 क्षेत्र, जिन्हें रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है, चिन्हित किया गया है। और ऐसा भारत में कब हुआ था? 1982 ईस्वी में, इंदिरा गांधी सरकार के समय। इंदिरा गांधी सरकार के समय, जब इसी समय 1982 ईस्वी में 12 जुलाई को भारत में नाबार्ड की स्थापना भी हुई थी। भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर। शिवरमन समिति की सिफारिश पर। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई नगरिया। भाई ध्यान रखो, 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर 1984 को सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन आया था, जो 42वीं के बाद जो संशोधन हुए थे 42वीं में, उनको सबको लगभग को वापस चेंज किया गया था। 1978 में मोरारजी भाई देसाई, जो भारत के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री 1977 में पहली बार बने थे, गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया था। इन्होंने किया था 1978 में 44वां संविधान संशोधन। भाई ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1982 ईस्वी में। ध्यान रखो, वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट है? तो वर्तमान में है भाई 75 रामसर साइट के रूप में चिन्हित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है बाबू भैया। लेकिन अगले क्वेश्चन से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार, जिस घड़ी का आपको इंतजार रहता है, आपको जानकारी के लिए बता दूं भाई कि ध्यान रहे कि उत्कर्ष के सभी जो रेलवे के लाइव फ्रॉम क्लासरूम रिकॉर्डेड जितने भी कोर्स है, उन सब पर आपको मिल रहा है दोस्तों भारी डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट ध्यान रखो आप लोग, अप टू 90% तक का डिस्काउंट है। तो आज राम राम है, बढ़िया राम राम करके और उत्कर्ष ऐप से दोस्तों आप लोग खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी यहाँ पर मिल रही है। ध्यान रहे, ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है ओनली 21 से 28 मार्च तक। होली हंगामा, तो होली का तांडव भी आपको साथ में करते रहना है। सपनों पर सफलता का रंग, वो भी उत्कर्ष के संग। और उत्कर्ष ऐप में जितने भी दोस्तों बुक्स है, उन सब पर भी आपको अप टू 90% डिस्काउंट मिल रहा है। तो आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कीजिए और दोस्तों दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान टीम उत्कर्ष के साथ। तो अप टू 90% डिस्काउंट दोस्तों होली हंगामा ऑफर आपके लिए चल रहा है। अब तक अगर आपने नहीं खरीदा है तो आप लोग इसको दोस्तों अवश्य दान दीजिएगा इसके साथ जुड़ करके, क्योंकि आने वाले जो आरपीएफ है उसमें एसआई कांस्टेबल जितने भी है, उन सब में दोस्तों जो शानदार तरीके से पूरा थ्योरिकल रूप से आपको पढ़ने को मिलेगा। अगला प्रश्न आ गया है कि स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल कहाँ है? ध्यान रखो आप लोग, महाबोधि मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, ओडिशा में है या फिर असम में है? भाई ध्यान रखो आप लोग। तो महाबोधि मंदिर जो है दोस्तों ये है बिहार में, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी रे? तो ये हुई थी बोध गया इन बिहार में। जगह का नाम क्या है? बोध गया। बिहार में वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। यहां आपको यह ध्यान रखना है कि बुद्ध को जो जन्म, बुद्ध की मृत्यु और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तीनों एक ही दिन हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके साथ बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप जो है सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, ये कहां बना हुआ है? ये बना हुआ है मध्य प्रदेश में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक। और ये भी साथ में ध्यान रखें कि इसको तुड़वाया किसने था? इसको तुड़वाया था पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का राजा था पुष्यमित्र शुंग। और इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? इसका बेटा था अग्निमित्र शुंग। एक तुड़वा रहा है, एक वापस बनवा रहा है, क्या करे यार।
अग्निमित्र शुंग। ध्यान रखना ये विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, सांची का स्तूप जो है। ओडिशा दोस्तों, जहां पर बहुत ही भव्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर, ध्यान रख लो, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे उपनाम के रूप में कहते हैं ब्लैक पेगोडा, ब्लैक पेगोडा। और कोणार्क में ही है दोस्तों जगन्नाथ पुरी, जगन्नाथ। ओडिशा जहां की रथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है भाई, रथ यात्रा। और असम का तो सबसे इंपॉर्टेंट है कामाख्या माता मंदिर, कामाख्या माता जी का मंदिर जो है वो कहां पर है, असम में है दोस्तों, ध्यान रखो आप लोग। जहां पर दोस्तों ध्यान रखो अंबुबाची का मेला जो है बड़े धूमधाम से भरता है, अंबुबाची मेला यहां भरता है। ए आपका यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये रहा भाई। और यह दोस्तों आपको यहां पर दिखाई दे रहा है बोध गया बिहार का बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य भाई। कहां पर है, बोध गया इन बिहार, बोध गया बिहार में जो बोधि मंदिर बने हैं, किस किसने देखा है देखिए एक बार सभी इतला कीजिएगा। बोध गया बिहार, भगवान बुद्ध का मंदिर भाई, बहुत बढ़िया मंदिर है भाई, शानदार मंदिर है। अगला प्रश्न आ गया, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था भाई। लाहौर में जो है बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, हुमायूं ने करवाया था, औरंगजेब ने या अकबर ने भाई, ध्यान रखो आप लोग। ये निर्माण कार्य करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी जामा मस्जिद, भारत की जामा मस्जिद दिल्ली की जो सबसे बड़ी मस्जिद है भारत की भाई, सबसे बड़ी मस्जिद है। शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था ताजमहल, अपनी बेगम अंजुमन बानो बेगम की याद में। दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट, ओके। और हुमायूं भाई, हुमायूं तो इधर उधर भटकता रहा था, तो हुमायूं के द्वारा निर्माण कार्य में अगर अपन देखें तो इसने दीन पनाह नगर बसाया था एक, दिल्ली में दीन पनाह नगर बसाया था। इसी दीन पनाह नगर के पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर, पुस्तकालय की जो सीढ़ियां थी ना, उन्हीं सीढ़ियों से फिसल करके हुमायूं की हो गई थी मृत्यु, ठीक है, ये भी ध्यान रखो। औरंगजेब के द्वारा एक तो ये निर्माण कार्य, बाकी तो इसने औरंगजेब ने तोड़ने का काम ही किया था, निर्माण का काम कुछ नहीं था, ठीक है, जिसे जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। औरंगजेब ने इसके अलावा दोस्तों एक बनाया था अपनी लुगाई की याद में, बीबी का मकबरा, औरंगजेब के पुत्र ने बनवाया था वैसे, आजम शाह के द्वारा मकबरा, जो कहां पर है, संभाजी नगर में, संभाजी नगर इन जय महाराष्ट्र। और इसे कहते हैं दक्षिण भारत का ताजमहल, दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। अकबर के द्वारा दोस्तों निर्माण कार्य में अकबर ने एक तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण, फतेहपुर सिकरी, और साथ में ध्यान रखो यहां पर अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जो विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा भाई, ध्यान रखो आप लोग। नागौर में इसने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था 1570 में, जब नागौर दरबार लगा था। अजमेर में अकबर का किला बनाया था, मैगजीन दुर्ग जिसे वर्तमान में कहते हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, औरंगजेब आपका यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट आंसर रहेगा। लाहौर में रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री हैनसांग भारत आया था भाई। चीनी यात्री हैनसांग किसके काल में भारत आया था, हर्षवर्धन के काल में, प्रभाकर वर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक। देखो चीनी यात्रियों में एक तो आता है सबसे इंपॉर्टेंट फायान, जिसके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था फाफू की, ठीक है। फायान जो है ये तो आया था चंद्रगुप्त सेकंड के काल में, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में भारत आया था। जबकि हैनसांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में आया था भाई। किसके काल में, हर्षवर्धन के काल में यह भारत आया था। फायान ने दोस्तों
मालवा की जनता जो है, मालवा की जनता को सबसे सुखी व समृद्धशाली बताया इसने। मालवा धरती गहन डग डग रोटी पग पग नीर। तो हर्षवर्धन आपका यहाँ राइट आंसर होगा। 630 से लेकर 45 तक, ये 15 वर्ष तक भारत में रुका था ह्वेनसांग भाई, ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग को उपनाम के रूप में बोलते हैं यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार। इसे कहा जाता है नीति का पंडित, नीति का पंडित। इसे कहा जाता है वर्तमान भारत का शाक्य मुनि, वर्तमान भारत शाक्य मुनि। ठीक है। और ह्वेनसांग के द्वारा ग्रंथ लिखा गया था सीयूकी। कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? सीयूकी। और हर्षवर्धन के समय दोस्तों प्रयागराज में प्रति 5 वर्ष बाद एक सम्मेलन होता था जिसका नाम था महामोक्ष परिषद सम्मेलन। इस महामोक्ष परिषद सम्मेलन में उपस्थित हुआ था कौन? ह्वेनसांग। जहां पर ध्यान रखो, यही बाद में कुंभ का मेला कहलाया था, यही बाद में क्या कहलाया था? कुंभ का मेला कहलाया था। तो हर्षवर्धन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्ष के द्वारा 3 ग्रंथ भी लिखे गए थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। तो हर्षवर्धन आपका यहां करेक्ट आंसर रहेगा ए। ओके। 630 से 645 तक ये भारत में रुका था ह्वेनसांग। 15 वर्ष क्यों आया था भारत में? तो ये भारत में आया था नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और दूसरा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो हर्षवर्धन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है दोस्तों। ये थे अपने आज के सेशन के क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों ध्यान रखें, होली जो है आज राम राम का बहुत बड़ा पर्व है। आप लोग सभी होली जो है आपसी वेर को मिटाने वाला है। यानी अपने बुजुर्ग जो कार्य करके गए वास्तव में बहुत शानदार कार्य करके गए थे। वो लोग क्या है कि कई बार जैसे मनमुटाव होता रहता है परिवारों में, लेकिन फिर भी ऐसे त्योहार जब आते थे, होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, ऐसे त्योहारों में वापस जो है दोस्तों एकत्रित होने की रस्म होती थी और वहां मन का मुटाव जो है वो खत्म हो जाता था। भाईचारे से एक दूसरे को गले लगाते थे। और ध्यान रखो इसमें यह भी है, होली है, बुरा न मानो होली है। तो ध्यान रखो अपने जैसे ब्रज की जो होली, ध्यान रखो लठ मार होली, ध्यान रखो आप लोग। जिसमें कोई ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है तो उसके तो कपड़े तक फाड़ देते हैं वहां पर। तो इसलिए ज्यादा होली पर एटीट्यूड नहीं दिखाना है, बढ़िया तरीके से होली मनानी है। और होली जिस रंगों का जो त्योहार है आपके जीवन में, मैं पुनः कहूंगा उत्तरोत्तर रंग ऐसे ही बढ़ते रहें। और आप सभी को पुनः होली का सभी को राम राम। आज का राम राम का देखो, उसके दिन अगला दिन जो है धुलंडी का जो त्योहार है, इस दिन कहते हैं कि होलिका जहां जल गई थी, होलिका की जो राख थी वो सारी की सारी, इस दिन होलिका की बारात आई थी, इलोजी लेकर के आए थे। और इलोजी वो राख जो है उसको अपने शरीर पर डाल देते हैं। ध्यान रखो आप लोग, वियोग में कहते हैं होलिका के। और दोस्तों ध्यान रखो आज का दिन धुलंडी के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। तो आप सभी को पुनः होली और होली के धुलंडी और रामा शामा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को पुनः राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।